हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था एंड आज हमें यहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्टडी वर्ल्ड एंड आज हम करने वाले हैं यहाँ से। एंड मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ दिवाली थी एंड मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि आप सब बिज़ी होंगे एंड मैं आपको अपनी वीडियो घुसाकर डिस्टर्ब करूँगी। सो दैट्स वाई मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ वीडियो अपलोड करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट का रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस का मतलब होता है कि जब एक बच्चा कोई या फिर जब एक बच्चा अडल्ट बनने के लिए उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम को एडोलेसेंस कहा जाता है। एंड प्यूबर्टी की एक एज होती है 11 से 18 या फिर 19 तक। ठीक है, उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। ओके, देन हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी में सबसे फर्स्ट चेंज होता है इंक्रीज इन हाइट का एकदम से ही बढ़ जाना। एंड ये भी पढ़ा था इस टेबल में कि किस ईयर में बॉय या फिर गर्ल की कितनी हाइट होती है और उसकी उस ईयर तक पहुंचने के लास्ट तक कितनी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, कितनी हाइट बढ़ चुकी होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने चेंज इन बॉडी की शेप में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसा कि बॉयज़ में जो उनके शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और गर्ल्स में जो उनकी वेस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, वाइडर हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था वॉइस चेंज मतलब हमने बॉयज़ में सबसे पहले पढ़ा था। बॉयज़ में जो वॉइस जो लेनिक्स होता है हमारे गले में, वो जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एंड उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी भारी भारी और मोटी मोटी हो जाती है। ठीक है, और गर्ल्स में जो उनकी वॉइस होती है वो बल्कि और ज़्यादा नुकीली हो जाती है और ज़्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, कि जो हमारा स्वेट है, जो हमारा पसीना आता है प्यूबर्टी की एज में, उसमें से स्मेल आने लग जाती है और गर्ल्स के जो फेस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं, और वो पिंपल्स और वो स्वेट का स्मेल होना अपने आप बंद हो जाता है नेचुरली। ठीक है, लास्ट प्यूबर्टी की एज तक। तो आज हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो शुरू करते हैं। Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson, which show sex organs of humans at puberty. Male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. तो हमने हाँ, इसमें बताया हुआ है कि फिगर 9.1 और 9.3 को देखो। उसमें हमें ये बताया हुआ है कि कैसे जो ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स को उसमें शो किया हुआ है। और प्यूबर्टी की एज पे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टीज़ की तरह होते हैं और पेनिस की तरह होते हैं, जो कि पूरा का पूरा बढ़ चुके होते हैं जितना उनको बढ़ना होता है। और जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करती हैं, और जो मेल के टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, गर्ल्स में नहीं करते। और जो गर्ल्स होती है उसमें जो ओवरीज होते हैं, और वो ओवरीज और जो एग्स होते हैं वो पूरा मैच्योर हो चुके होते हैं, और जो ओवरीज होती हैं वो एग्स को मैच्योर करना भी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, प्यूबर्टी की एज की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है मैं किसी भी एज को उठाकर चल रही हूँ, यहाँ पर प्यूबर्टी की एज की बात हो रही है। यानी कि जो भी 11 से 18 और 19 की एज में ना, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड से एडल्ट बनने की एज में अभी। ओके ओके, रीचिंग मेंटल intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self conscious. In
textual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But an adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. इसमें हमें बताया हुआ है कि जो एडोलसेंस का पीरियड चल रहा होता है जिसमें पर्सन्स के जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी सोच भी चेंज हो रही होती है. उसके जो पहले बचपन की सोच थी, बचपन में आप क्या करते थे, एक चीज़ के लिए ज़िद जब पकड़ के बैठ जाते थे तो बैठ ही जाते थे ना. सपोज इट आपको एक टॉय चाहिए. मान लो एक बॉय को क्या चाहिए, कार चाहिए, और गर्ल को क्या चाहिए, डॉल चाहिए. ठीक है. तो जब बॉय अपने मम्मी पापा से बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, मम्मी मुझे कार चाहिए. उसकी मम्मी ये नहीं बोलेगी बेटा मैं नहीं दिलाऊंगी, पर उसकी मम्मी क्या बोलेगी, बेटा हम शाम को मार्केट जाएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे. पर वो जो बॉय है, वो जो बच्चा है, वो क्या बोलेगा, नहीं मम्मी मुझे तो अभी की अभी चाहिए, मुझे अभी उसके साथ खेलना है. अब जिद पकड़ के बैठ जाते थे ना एक चीज़ की, है ना. और वैसे ही गर्ल करती थी कि मम्मी मुझे अभी के अभी चाहिए. और अगर मान लो आपकी मम्मी कहीं पर गई है, आपके पेरेंट्स कहीं पर गए हैं, सपोज इट किसी कीर्तन में गए हैं. ठीक है, हम कीर्तन का एग्जांपल लेते हैं. सॉरी, कीर्तन में गए हैं तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे कि जब आप छोटे थे ना तो आप बोलते थे नहीं मम्मी मैं जाऊँगा वहाँ पे, है ना, मेरे को तो जाना ही जाना है, वहाँ पर बहुत मज़े आते हैं, वहाँ पर लोग डांस करते हैं, वहाँ पर भजन गाते हैं, है ना, आप बोलते थे ना ऐसा. पर अब बड़े हो गए, आप बोलते हो मम्मी यार क्या कीर्तन में, हम क्या ही करेंगे, हम घर पे बैठे बैठे आराम से अपना मज़ा करेंगे, गेम खेलेंगे, आराम से फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, है ना. पर जब आप छोटे थे तब आप बाहर जाने के लिए ज़िद करते थे. तो इस जो पीरियड होता है हमारा प्यूबर्टी की एज का या फिर एक एडोलेसेंस की एज का, उसमें हमारी सोच में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. जो एडोलेसेंट का पीरियड चल रहा होता है उसमें मैंने यही बताया कि हम अपने आप से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं. अपने जो हम बचपन में थे वैसा हम बड़े होकर नहीं करते, ज़िद नहीं करते, हम घर पे रहना खुश रहते हैं. ठीक है. और जो हमारा ब्रेन होता है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. उसमें मतलब सीखने की पावर बिल्कुल बढ़ जाती है. और कभी कभार तो जो एक एडोलेसेंट होता है वो इनसिक्योर फील करता है बिना किसी भी वजह की. ठीक है, उसकी कोई वजह नहीं होती इनसिक्योर फील करने की, बस वो करता है तो करता है. ठीक है, ये एक नेचुरल पार्ट्स होते हैं हमारे बढ़ने के. देन आती है 10.3, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. आपने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि वो अपने आप को दोबारा बना सकते हैं और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्म्स और ओवा. ठीक है, गैमेट्स कौन कौन से हुए, स्पर्म्स और ओवा, जो कि टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मैं दोबारा बताती हूँ कि जो टेस्टिस, राइटिंग बहुत गंदी आई है, टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस गैमेट्स. ठीक है, अब वो गैमेट्स कौन कौन से हैं, वो करते हैं स्पर्म्स और ओवा. ठीक है, ओवा और ओवरीज को एक मत समझना, ये दोनों अलग है.
नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत गंदी तरीके से, ठीक है। टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, और गैमेट्स वो कौन कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स और ओवा, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज स्पर्म्स और ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। सिंपल है। ये वाली जो लाइन ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। हम सीधा ये भी लिख सकते थे, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। ओके। In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. गर्ल्स में जो उनकी ब्रेस्ट्स होती है वो बढ़ती है, और बॉयज़ में जो उनके फेस होता है उस पर मुस्टैचेस और बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। ये जो फीचर्स होती हैं, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट्स का डेवलप होना और बॉयज़ में मुस्टैचेस और बियर्ड का आना, तो ये मेल और फीमेल में अंतर बताता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the public region. बॉयज़ में जो उनके चेस्ट होती है उस पर भी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही हेयर जो होते हैं उनकी आर्म्स, अंडर द आर्म्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और थाइज़ के ऊपर भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर। एक्चुअली ना मेन बात तो ये होती है कि प्यूबर्टी की एज पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही एक तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ जहाँ हेयर्स ग्रोथ होने होते हैं वहाँ वहाँ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो एडोलेसेंट की एज में, एडोलेसेंट जो होता है उसमें जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल के सिक्रेशन होता है उनका, सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। द मेल हार्मोन और टेस्टोरेन begins to be released by the testes at the onset of puberty. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breasts develop. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breasts. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. तो इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है कि जो मेल्स के हार्मोन होते हैं और टेस्टोरन होते हैं वो टेस्टिस के द्वारा टेस्टोरन रिलीज़ किया जाता है मेल में, और फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज़ किया जाता है ओवरीज के द्वारा, ठीक है। समझ आया? दोबारा बताती हूँ। मेल में, मैं यहाँ पर मेल की बात कर रही हूँ और एक साइड फीमेल की बात कर रही हूँ, ओके। तो मेल में टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया जाता है, और फीमेल में ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा नहीं है दोनों में टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे, नो नो नो, गलत हो जाएगा। मेल में टेस्टिस के द्वारा और फीमेल में ओवरीज के द्वारा, याद रखना इस बात को, ठीक है। और जो हमारे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और हार्मोन जैसे कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को जब कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, तब वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देन आता है 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंडिकेटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन।
Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site responds to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारी एक अलग अलग बॉडी का पार्ट, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिलीज़ करने के लिए, रीच करने के लिए, और वो हम कहते हैं टारगेट साइट, उसे हम कहते हैं टारगेट साइट। और जो टारगेट साइट होता है वो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और वहाँ पर बहुत सारे, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned about that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. Figure 10.3. The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms from in the testes. जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करके रखते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हार्मोन्स के द्वारा ही चेंजेस होते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि इन चेंजेस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है। फर्दर आगे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, जो कि फिगर 10.3 में है, हमने पढ़ा हुआ है ये सब, है ना। तो जो पिट्यूटरी, मैं आपको फिगर 10.3 दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये जो 3 है वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। द पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी होते हैं वो हमारे हार्मोन्स को बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करके रखते हैं, और उसमें से जो एक होता है वो ओवा होता है, जो कि ओवरीज के अंदर और स्पर्म्स के अंदर मैच्योर होता है टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो बनता है। उसके बाद फिगर 10.3 देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट केयरफुली। Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in female and estrogen in female. जो पिट्यूटरी होता है वो हमारे टेस्टिस और ओवरीज को रिलीज़ करता है, टेस्ट्रोजन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में पढ़ चुके हैं, और रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स, तो हम उसे कहते हैं टारगेट साइट। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के स्टार्टिंग एज पे और फिनिश एज पे। ठीक है, देन दैट इज 10.5। शुरू करते हैं इसको भी। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ओके, इसको भी पढ़ेंगे। Adolescents became capable of reproduction when their testes and ovaries began to produce gametes. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं जब उनके टेस्टिस और ओवरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस और ओवरीज है वो तभी गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं तब जब कोई इंसान उसकी प्यूबर्टी की एज पे कैपेबल हो जाए। जो मैच्योरेशन की और प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है गैमेट्स की, है ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती मेल और फीमेल में। In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova begin to mature with the onset of puberty.
one ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. This results in pregnancy. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs one in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed menopause. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. ये देखो, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ बताई हुई है. तो इसमें बताया हुआ है कि फीमेल्स में मेनली ये जो एक मिनट, यस, ये जो टॉपिक है वो फीमेल के ऊपर है. तो जो गर्ल्स है वो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना. बॉयज़ भी सुनना, बट गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके. सो जो हमारा प्यूबर्टी का रिप्रोडक्टिव एज होती है वो होती है 10 से 10-12 साल. जब वो कोई लड़की 10 से 12 साल की होती है तब, ठीक है. और वो लास्ट तब कब तक रहती है? 45 to 50 ईयर्स. जब हमारा ओवा जो होता है वो मैच्योर हो जाता है हमारी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग या फिर लास्ट एज पे. एक ओवा जो ओव्यूम है वो जब मैच्योर हो जाता है तब वो एक ओवरी जो होता है वो रिलीज़ करता है 28 to 30 डेज़ में. ठीक है. और जब ये टाइम चल रहा होता है तब हमारा जो यूट्रियस होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और वो एक एग को ले लेता है. इस केस में अगर वो फर्टिलाइज्ड है, वो एग पहले से ही फर्टिलाइज्ड है, तो वो डेवलप हो जाएगा. और ये जो होता है वो प्रेगनेंसी में होता है. अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं है तो ये नहीं होगा. ठीक है. और जो हमारा एग पहले से ही रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा और हमारे मोटा होगा यूट्रियस का. ठीक है. उसके ब्लड वेसल्स के साथ जो कि शेड ऑफ यानी कि जो कि ख़त्म हो जाएंगी. इस केस में जब ये हो रहा होता है तो इसमें वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो हमारी 28 से 30 डेज़ में एक बार होती है. तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है उसमें प्यूबर्टी की एज में जो होता है उसे हम कहते हैं मेनार्चे. 45 to 50 ईयर्स, जब वो 45 या 50 साल की हो जाएंगी लेट फीमेल, तब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो स्टॉप हो जाएगी. और जब ये स्टॉप हो जाती है तब हम बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है. और ऐसा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है वो इरेगुलर है. मे बी ऐसा नहीं है हर बार, मे बी शायद, जैसे कि किसी किसी में अपने अपने हार्मोन्स पर रिलेट है कि रेगुलर ना हो. ठीक है. यानी कि हर मंथ 28 to 30 डेज ना हो, थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है रेगुलर होने में. ठीक है. Menstrual cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown of if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets development as you have learned in chapter 9. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करी जाती है. और इस साइकिल में हमारे एग का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर ये हमारी जो यूट्रिन वॉल का मोटा थिक नहीं हो पाता तो जो हमारी प्रेगनेंसी है वो नहीं अकर हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी. ठीक है. यानी कि वो टूट चुका होगा. इस केस में अगर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड है तो हम मतलब कि ये हमारे यूट्रियस में कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, जो कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, फिगर 9.8. ठीक है. देन आता है 10.6. होप इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाए. आई विश सो दैट्स हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. देखते हैं. ठीक है. How is the sex of the baby determined? Boy or girl?
इनसाइड द फर्ट, चलो मैं रीड नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं रीड करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रीड कर दूँगी, ठीक है। अगर इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बनी तो मैं ये वाली रीड कर दूँगी, बट मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ, पूरा बताऊँगी, शॉर्ट में नहीं बताऊँगी, कंप्लीट। ओके, हमारे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है और जाइगोट और जो होता है वो हमारे ये बताता है कि बेबी का कौन सा सेक्स है, बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में ना बहुत छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि धागा जैसे सा कुछ होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि हमारे फर्टिलाइज्ड एग में होते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हर ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। और 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और वो 2 कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होती हैं, एक्स एक्स, और मेल के पास एक्स वाई, ओके। पर जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तरीका एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम, ठीक है। जब एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को लेता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो जो जाइगोट होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल में चाइल्ड है वो डेवलप हो रहा है। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम को लेता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो जो जाइगोट है वो मेल चाइल्ड, यानी कि फीमेल में जो फीमेल में जो बच्चा है वो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। अब आप ये तो पता ही है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के, वो ये डिटरमाइन करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है वो क्या है, बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है। जो एक मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके बेबी के सेक्स के लिए, जो कि पूरा का पूरा गलत भी हो सकता है, और वो ब्लेम सारा मदर के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। यानी कि माँ की सारी जिम्मेवारी होती है इस पे, ठीक है। देन 10.7, इसे बढ़ स्टार्ट करते हैं समझना। जो हार्मोन्स होती हैं वो हमारे पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट करे जाते हैं, और जो ओवरीज होती हैं वो हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, सॉरी, ओवरीज होते हैं वो उनके हार्मोन्स के लिए प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यह पहले ही पढ़ चुके हो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है, और ये हमारे ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हटा दो, ठीक है, पिट्यूटरी से दूर हट जाओ, एक बार छोड़ दो पिट्यूटरी को। जो हमारे टेस्टिस होते हैं और जो हमारे ओवरीज होते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड, पेनक्रियाज, एडर्नल्स, ठीक है। जो बूझो और पहेली होते हैं वो एक बार अपनी आंटी के घर विजिट करती हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जिन्हें वो याद आता है कि वो एक बॉय था, उसका नाम था काका, और उसे बहुत बिग और बल्जिंग थ्रॉट, यानी कि बहुत बड़ी बीमारी थी। उनकी जो आंट होती है वो उन्हें बोलती है कि काका जो है वो गॉइटर है उनको, और वो वो एक डिसीज़ है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से होती है, ठीक है। जो काका है वो थायराइड ग्लैंड, उसका जो थायराइड ग्लैंड जो है काका का, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा उनके हार्मोन के लिए, जिसे थायरोक्साइन बोला जाता है। उनके आंट बोलती है कि उनके जो अंकल है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पेनक्रियाज है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल करता है। जो बूझो और पहेली होती है वो अपनी आंटी से पूछते हैं कि एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमारे क्लिनिक में एक चार्ट लगा होता है कि कौन सी बीमारी किस ग्लैंड से होती है, तो
जो आंट है वो बोलती है कि एडर्नल ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जो कि हमारा सोल्ट बैलेंस ब्लड के अंदर कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो एडर्नल्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स एडर्नल को प्रोड्यूस करते हैं, और वो बॉडी को स्ट्रेस यानी कि टेंशन से भी थोड़ा सा, मतलब बॉडी के सारे जो मतलब कि इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करता है, जैसे कि एंग्री, एम्बेरेज या फिर वरीड या फिर कुछ भी, खुशी, गम, कुछ भी। ठीक है, जो थायराइड और एडर्नल्स है वो हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करके रखता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी के जो ऑर्डर्स देते हैं हमारे हार्मोन्स के थ्रू वो रिसीव करता है। ठीक है, पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी सीक्रेट करके रखता है, जो कि हमारी बहुत एक नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि ये चेंज है हमारे लार्वा से एडल्ट तक जाने का, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो मेटामॉर्फोसिस है वो हमारे इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक फ्रॉग में ये थायरॉक्साइन के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, और जो हार्मोन होता है वो थायराइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थायरॉक्साइन जो होती है वो हमारे आयोडीन प्रोड्यूस करती है। आयोडीन जो होती है वो प्रेजेंस होती है वाटर में, और अगर जो वाटर है, जो पानी है, वो टेडपॉल्स जो होते हैं वो ना ले, अगर वाटर में टेडपॉल्स ग्रो हो रहे हैं, मतलब ग्रो नहीं हो रहे, तो उसके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेडपॉल्स जो होते हैं वो अडल्ट्स की एज में एडल्ट्स नहीं बन सकते, यानी कि टेडपॉल फ्रॉग नहीं बन सकते। ठीक है, देखते हैं कितना रह गया चैप्टर। ओह, आई थिंक इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बाकी देखते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ वीडियो, इन दिस वीडियो। देन आती है 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो फिज़िकल और मेंटल जो होती है हमारी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए। अगर हमें अपनी बॉडी हेल्दी चाहिए तो हर ह्यूमन बीइंग को किसी भी एज में बैलेंस्ड डाइट करनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन जो है वो एक पर्सनल हाइजीन को ले सकता है, फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। बल्कि एडोलेसेंस की एज में जो ये होते हैं, ये जो होता है हमारी बॉडी की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, so guys, I am ending this video because because an issue that is so emergency. I have emergency, so in next video we will do from there. And if you like the video, so please give it a big thumbs up, share in your friends and family members, and subscribe my channel. And in the comment section please tell me that मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो तो इस चैप्टर पे बनने वाली है। सो तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए।